हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन जैसी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास को शेयर कर दें। क्लास में पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं की है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ऑफ कर लीजिएगा। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने संरचना को सामाजिक शक्तियों की अंतःक्रियाओं का जाल बताया। अंतःक्रियाओं का जाल, सामाजिक शक्तियों की अंतःक्रियाओं का जाल बताया है। मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, कार्ल मनहीम, हर्बर्ट स्पेंसर। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर, सभी कमेंट में बताएं। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे, कार्ल मनहीम। ऑप्शन सी हो जाएंगे, कार्ल मनहीम। ये ज्ञान के समाजशास्त्र के संस्थापक के रूप में से एक माने जाते थे। ये संस्थापक सांस्कृतिक समाजशास्त्र की अवधारणा दी थी इन्होंने। कार्ल मनहीम ने सांस्कृतिक समाजशास्त्र की अवधारणा दी थी। ज्ञान का समाजशास्त्र, विचारधारा का सिद्धांत इन्होंने दिया है। ज्ञान का समाजशास्त्र मार्क्स के वर्ग संबंधी सिद्धांत पर आधारित है। ये का जो कार्ल मनहीम है, ये मार्क्सवादी नहीं है, फिर भी ये मार्क्स के वर्ग संबंधी सिद्धांत पर इनका ये ज्ञान का समाजशास्त्र जो है ये कार्ल मार्क्स के वर्ग संबंधित सिद्धांत पर आधारित है। ये इनका जन्म 27 मार्च 1893 में हुआ था। इनकी मृत्यु 9 जनवरी 1947 को हो जाती है। हंगरी बुडापेस्ट में इनका जन्म होता है। इनकी पुस्तक है आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, जो 1929 में लिखी गई थी। एस्से इन सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज, ये 1922 में लिखी गई थी पुस्तक है इनकी। एस्से इन सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज 1920 में लिखी गई थी। और पुस्तक है इनकी एस्से इन सोशियोलॉजी ऑफ कल्चर। एस्से इन सोशियोलॉजी ऑफ कल्चर इनकी पुस्तक है, जो 1956 में लिखी गई थी। कार्ल मनहीम की है। तो 1956 में जो लिखी गई थी पुस्तक, इनके मरने के बाद ये पुस्तक प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराधियों का पुनर्वास क्या है। अपराधियों का पुनर्वास क्या है। अपराधियों का पुनर्वास क्या है। समाजीकरण, विसमाजीकरण, पुनर्समाजीकरण, प्रत्याशित समाजीकरण। अपराधियों का पुनर्वास क्या है। ये पुनर्समाजीकरण इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक मानदंडों को सीखता है कहलाती है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक मानदंडों को सीखता है कहलाता है समाजीकरण, संस्कृतिकरण, दर्पणित व्यक्तित्व, स्वबोध। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक मानदंडों को सीखता है कहलाता है। तो इसमें जो व्यक्ति सामाजिक मानदंड को, रीति रिवाज, वहाँ का जो नियम कानून जो भी होता है, तो ये व्यक्ति कैसे सीखता है, तो ये समाजीकरण उनका होता है, सोशलाइजेशन। इससे ये सामाजिक मानदंडों को एक व्यक्ति द्वारा सीखा जाता है। तो ये ऑप्शन ए हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रायड का ईड किस पक्ष से संबंधित है। फ्रायड का ईड किस पक्ष से संबंधित है। तर्क,
शत्रुता, दंड, मूल प्रेरणाओं। फ्रायड का ईड किस पक्ष से संबंधित है? तो किसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? फ्रायड का ईड तो मूल प्रेरणाओं से, ऑप्शन डी हो जाएंगे। ईड, ईगो और सुपर ईगो की अवधारणा किसने दी थी? फ्रायड ने। मी एंड मुझे, मी, आई एंड मी का अवधारणा किसने दिया था? मीड ने दिए थे, जी.एच. मीड ने, जॉर्ज हर्बर्ट मीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्याशित समाजीकरण किस समूह के सदस्यों के लिए है? प्रत्याशित समाजीकरण किस समूह के सदस्यों के लिए है? केवल अंतर समूह सदस्यों के लिए, केवल गैर समूह सदस्यों के लिए, केवल प्राथमिक समूह सदस्यों के लिए, केवल द्वितीयक समूह सदस्यों के लिए? प्रत्याशित समाजीकरण किस समूह के सदस्यों के लिए है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ये प्रत्याशित समाजीकरण किस समूह के सदस्यों के लिए है? तो ये केवल गैर समूह सदस्यों के लिए है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएंगे। प्रत्याशित समाजीकरण किस समूह के सदस्यों के लिए है? तो प्रत्याशित समाजीकरण क्या होता है? प्रत्याशित समाजीकरण ये होता है कि मान लीजिए आप कहीं गए हैं, वहाँ आपके प्लेस, जैसे मन शादी का मान लीजिए, अगर किसी लड़की का शादी होता है तो वो जब ससुराल फर्स्ट टाइम जाती है तो उनके लिए हर चीज़ वहाँ का नया होता है, हर चीज़ उनको सीखना पड़ता है वहाँ के लिए। घर में भी बताया जाता है, हाँ कि ससुराल में ऐसे रहना है, वैसे रहना है, सब लोग हम बताते हैं। फिर वहाँ भी जाकर वहाँ का रीति रिवाज, वहाँ का सब कुछ वहाँ का सीखना पड़ता है। तो ये प्रत्याशित समाजीकरण हो जाएगा। तो गैर समूह सदस्यों के लिए, क्योंकि एक लड़की जब शादी कर जाती है उनके लिए वो गैर माने वो अनजान जगह होता है, न्यू प्लेस होता है। तो ये ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स एक बार सभी लोग शेयर कर दे क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग जितने लोग वॉचिंग कर रहे हैं सभी लोग शेयर कर दीजिए एक बार। सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता किसके लिए नहीं है? सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता किसके लिए नहीं है या नहीं पूछा हुआ है? सामाजिक सुदृढ़ता के लिए, सांस्कृतिक कुसमायोजन को रोकने के लिए, मूल्यों के संघर्ष पर नियंत्रण के लिए, किसी की पहचान एक ताकतवर के रूप में स्थापित करने के लिए? तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी कमेंट में बताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, किसी की पहचान एक ताकतवर के रूप में स्थापित करने के लिए। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएंगे। सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता किसके लिए नहीं है? तो ये इसके लिए नहीं होती है, किसी की पहचान एक ताकतवर के रूप में स्थापित करने के लिए नहीं। सामाजिक सुदृढ़ता के लिए, सांस्कृतिक कुसमायोजन के लिए को रोकने के लिए, मूल्यों के संघर्ष को नियंत्रण करने के लिए। तो ये सभी क्या हो जाएंगे? नियंत्रण की आवश्यकता, सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता हो जाएंगी, और ये नहीं है। तो ऑप्शन इसलिए डी हो जाएगा, नहीं पूछा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की अति सामाजिक अवधारणा के लेखक कौन है? मनुष्य की अति सामाजिक अवधारणा के लेखक कौन है? मनुष्य की अति सामाजिक अवधारणा के लेखक कौन है? ए डेंजिगर, आर डेरेनडार्फ, आई क्रू, डी.एच. रोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी कमेंट में बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, डी.एच. रोंग, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सामाजिक नियंत्रण का गैर संस्थागत साधन है? गैर संस्थागत साधन है धर्म, सरकार, शिक्षा, सामाजिक सुझाव।
सामाजिक नियंत्रण का गैर संस्थागत साधन कौन है? शिक्षा, सामाजिक सुझाव, सरकार, धर्म, शिक्षा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएंगे, सामाजिक सुझाव, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सामाजिक नियंत्रण का प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन सा सामाजिक नियंत्रण का प्रकार नहीं है या नहीं दिया हुआ है? व्यक्ति के व्यवहारों पर नियंत्रण, समाज में विषम रूपता बनाए रखना, सामाजिक सुरक्षा बनाए रखना, परंपराओं की रक्षा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? समाज में विषम रूपता बनाए रखना सामाजिक नियंत्रण का कार्य नहीं है। इसमें सामाजिक नियंत्रण का कार्य कौन कौन? व्यक्ति के व्यवहारों पर नियंत्रण, सामाजिक सुरक्षा बनाए रखना, परंपराओं की रक्षा। समाज में विषम रूपता बनाए रखने के लिए, तो ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ नहीं पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सामाजिक नियंत्रण का प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन सा सामाजिक नियंत्रण का प्रकार नहीं है? ये तो अभी तुम्हें इसको करवाए हैं ना। इसका समाज में विषम रूपता बनाए रखना हो जाएगा इसका। यहाँ नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा क्रांतिवी द्वारा सूचीबद्ध अनौपचारिक नियंत्रण के मूल प्रकारों में से नहीं है? मानदंडों को पुनः परिभाषित करना, दंड, सामाजिक पुरस्कार, धर्म। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? कौन सा क्रांतिवी द्वारा सूचीबद्ध अनौपचारिक नियंत्रण के मूल प्रकारों में से नहीं है? मानदंड को पुनः परिभाषित करना, दंड, सामाजिक पुरस्कार, धर्म। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, धर्म। यह नहीं पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस व्यवस्था में एक व्यक्ति को कानून और प्रथा द्वारा दूसरे की संपत्ति माना जाता है, जो पूर्णतः अधिकार विहीन होता है और जिसका संरक्षण एक बैल या गधे की तरह से किया जाता है? दासता, जागीर, जाति, वर्ग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? ऑप्शन ये हो जाएंगे, दासता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्तरीकरण के संरचनावादी उपागम से निम्न में से कौन संबंधित है? सामाजिक स्तरीकरण के संरचनावादी उपागम से निम्न में से कौन संबंधित है? डेविड मार्टिन, लुई डूमा, मैकी मैरियट, बीएस डिसूजा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? ऑप्शन बी हो जाएंगे, लुई डूमा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्तरीकरण के संरचनावादी उपागम में निम्न में से कौन संबंधित है? सामाजिक स्तरीकरण के संरचनावादी उपागम से निम्न में से कौन संबंधित है? डेविड मार्टिन, लुई डूमा, मैकी मैरियट, बीएस डिसूजा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ये दासता है सही, यहाँ लुई डूमा हो जाएंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकाइवर और केज के अनुसार समाज में आचरण के मान्य या स्वीकृति तरीके क्या हैं? मूल्य, नियम, लोकरीतियाँ, स्वीकृतियाँ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, लोकरीतियाँ, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकाइवर पेज के अनुसार समाज में आचरण के मान्य या स्वीकृत तरीके क्या हैं? मूल्य, नियम, लोक रीतियाँ, स्वीकृतियाँ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ये ऑप्शन सी हो जाएंगे, लोक रीतियाँ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन समाजशास्त्री सामाजिक अस्थिरीकरण के परिस्थिति सिद्धांत से जुड़ी हुई है? निम्न में से कौन समाजशास्त्री सामाजिक अस्थिरीकरण के परिस्थिति सिद्धांत से जुड़ी हुई है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, वार्नर डेविस और मूर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ये ऑप्शन सी हो जाएंगे, वार्नर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अस्थिरीकरण के निम्न प्रकारों में से बोटोमोर ने किसका वर्णन नहीं किया है? सामाजिक नियंत्रण के निम्न प्रकारों में से बोटोमोर ने किस वर्णन नहीं किया है? जाति, दासता, शक्ति व सामाजिक वर्ग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, शक्ति, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योग और ट्रेड यूनियन में पाया जाने वाला सहयोग निम्न में से किस श्रेणी में आता है? प्राथमिक सहयोग, द्वितीयक सहयोग, तृतीयक सहयोग, व्यक्तिगत सहयोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ये ऑप्शन बी हो जाएंगी, तृतीयक सहयोग, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक दी फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट के लेखक कौन है? प्रमुख पुस्तक दी गई फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट के लेखक कौन है? लुई कोजर, जॉर्ज सिमेल, जैसी बर्नार्ड, टीबी बोटोमोर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे, लुई कोजर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा है मालूम हो तो वही होता है जिसके पास अन्य लोगों के साथ संबंधों में सदैव संघर्ष के तत्व का ग्रहण अनिवार्य और वैसे ही परस्पर सहायता का भी जीवन की संकुची योजना उसकी अपेक्षा करती है। हमारा स्वयं मुख्य शिक्षण उसे प्रतिनिधित्व करता है और प्रेम एवं कलह मनुष्य के मस्तक पर साथ साथ बैठते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन हो जाएंगे, सी एच फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा खुला स्तरीकरण व्यवस्था का संकेतक है? जातीयता, जाति, वर्ग, धर्म। निम्न में से कौन सा खुला स्तरीकरण व्यवस्था का संकेत है? कौन सा खुला स्तरीकरण व्यवस्था का संकेत है? निर्जातीयता, जाति, वर्ग, धर्म। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ये
विजातीयता, जाति, वर्ग, धर्म। तो ऑप्शन यहाँ का ये हो जाएंगी। कौन सा कुलाधिपत्यपूर्ण व्यवस्था का संकेतक है? विजातीयता। तरवाड़ परिवार की विशेषताओं के सही क्रम को इंगित करिए। यह एक मातृवंशी संयुक्त परिवार है। क्या घर एक वित्तीय सॉरी फ्रेंड्स, तरवाड़ परिवार की विशेषताओं के सही जोड़े को इंगित करना है। एक मातृवंशी संयुक्त परिवार, यह एक पितृवंशी संयुक्त परिवार नहीं है। सही जोड़े को इंगित करना है। यह मालाबार के नायरों में पाया जाता है। तरवाड़ की संपत्ति केवल स्त्रियों की होती है। कर्णवान मातृवंशी संयुक्त परिवार है, ए है, और इसमें दूसरा नहीं है। एक है, दूसरा नहीं रहेगा। एक है, दूसरा है ही नहीं इसमें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? सभी लोग कमेंट में बताएं। कर्णवान तरवण की संपत्ति का प्रबंधन होता है। 6 लाख का आकार जब बड़ा हो जाए तब उसको तवाजी में विभक्त किया जाता है। तो क्या हो जाएंगी? केवल 1, 2, 3 और 5, केवल 1, 3, 5 और 6, केवल 3, 5, 4 और 6। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट में बताएं। इसमें क्या जाएंगे? 2 नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे। ऑप्शन बी। ऑप्शन सी, केवल 1, 3 और 5, 6 है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्डॉक ने नातेदारी की श्रेणियों की विवेचना करते हुए प्रत्येक श्रेणी के संबंधियों की संख्या बताई है। इनकी सही संख्या क्या है? श्रेणियाँ प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक 8, 33 से 51 है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएंगे। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किनके प्रयासों में से सन 1856 में मिंटो हिंदू विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ है? भारत में किनके प्रयासों से सन 1826 हिंदू विधवा पुनर्वास अधिनियम पारित हुआ है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी कमेंट को बताएं। भारत में किनके प्रयासों से सन 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह दोगी परिवार? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ये इक्यावन और 4, ये
भारत में किनके प्रयासों से सन 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विनियम पारित हुआ था? ये 1856 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये किसने कहा कि नातेदारी मात्र रिश्तेदारों के मध्य का संबंध है? पानी वे लोग जो वास्तविक, अनुमानित या काल्पनिक रक्त संबंध से जुड़े होते हैं। एबरक्रोम्बी, रॉबिन, फॉक्स, डेक्लिन, ब्राउन, निमकॉफ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ये सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ये किसने कहा कि नातेदारों के मध्य का संबंध है, यानी कि लोग जो वास्तविक, अनुमानित या तत्कालीन रक्त संबंध से जुड़े होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? जी ऑप्शन बी हो जाएंगी यहाँ पे, रॉबिन फॉक्स। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाहरी प्रभावों से जनजातीय संस्कृतियों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उपवन बनाने का सुझाव किसने दिया था? जी.एस. घुरिये, ए.एल. बर्नार्ड, ए.आर. देसाई, एन.के. बोस, बैरियर एल्विन। संस्कृति के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उपवन बनाने का सुझाव दिया था, तो ये बैरियर एल्विन हो जाएंगे। ऑप्शन बी, सॉरी डी बोले हैं, डी है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? शारदा एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1919, 1935, 1939, 1942। शारदा एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ये इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी 1939। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है या नहीं है? अच्छा, सन 1986 बोर्ड समिति की रिपोर्ट, सन 1952 परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रारंभ किया, फर्स्ट 1976 राष्ट्रीय संख्या उद्यान। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसमें हो जाएंगे आपके, शारदा एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? शारदा एक्ट ऑप्शन ए हो जाएंगे, 1929 में शारदा एक्ट पारित हुआ था। ये इनमें से कौन सामाजिक विकल्प सही नहीं है? कौन सा विकल्प सही नहीं है? सन 1946 बोर्ड समिति की रिपोर्ट, 1992 परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया, सन 1976 राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का बयान। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी कमेंट कर बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे। यहाँ का पूछा नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है यहाँ पर, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकल्प सही है? इसमें रिपीट हो गया लगता है। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात क्या था? भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार
अनुसार लिंगानुपात क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट को बताएं। प्रति 1000 पुरुषों पर 973 पुरुष। भारत की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात क्या है? प्रति 1000 पुरुषों पर 943 स्त्रियां रहेंगी। ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अनुसूचित जातियों के लिए निम्न में से 7 कौन सी एक सामाजिक समस्या नहीं है? अस्पृश्यता, कानून के सम्मुख समानता, गरीबी, शैक्षणिक पिछड़ापन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ये ऑप्शन बी हो जाएंगे यहाँ पर, कानून के सम्मुख समानता। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उनतीस नंबर क्वेश्चन है ये। कौन है? सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का अनुमानित औसत जनसंख्या घनत्व क्या है? जनगणना के अनुसार भारत का अनुमानित औसत जनसंख्या घनत्व क्या है? क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएंगे आपके बी हो जाएंगे, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी फ्रेंड, बीच में ही रुक गया था, इसलिए प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, अपराध का विभेदक साहचर्य का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? जॉर्ज रिटजर के, वार्ड बेकर के, 4000 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ये क्वेश्चन ही गलत हो गया है यहाँ पर। अपराध का विभेदक साहचर्य का सिद्धांत किसने दिया था? इसका ये गलत हो गया है। अपराध का विभेदक साहचर्य ये दिए थे, सदरलैंड ने दिए थे। अपराध का विभेदक साहचर्य सदरलैंड का है, तो यहाँ पर दिया नहीं है। ठीक है, सदरलैंड का होगा यहाँ पर, राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो फ्रेंड्स, तो क्लास में समाप्त करते हैं। आई होप कि क्लास पसंद आई हो। सभी लोग शेयर कर दीजिए क्लास को। क्लास पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।